रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। ओके, सो नाउ अब मैं फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। प्रीवियसली आई होप आप लोगों को चीजें याद होंगी, नहीं है प्रीवियस वीडियो गो थ्रू करो एंड उसको कवर अप कर लो, इतना कोई हैक्टिक वाला काम नहीं है, वो बहुत इजी है। ठीक है, अब कंसेप्चुअल डेटा स्टार्ट होगा सारा का सारा फंक्शन में। आज मैं काफी सारी चीजें कवर अप करने वाला हूँ, तो प्लीज उसको ध्यान से सुनना और समझना। ओके, तो फंक्शन का बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं। फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है? फंक्शन इज अ स्पेसिफिक एरिया वेयर वी कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब एक ऐसा ब्लॉक प्रोग्रामिंग का जिसके अंदर हम कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एडिशन करना है, तो मैं एडिशन के लिए पहले ओपन प्रोग्राम लिख रहा था, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन एक ब्लॉक के अंदर उस एडिशन का प्रोग्राम लिखूंगा। उससे मुझे बेनिफिट क्या होंगे? उससे मुझे दो तीन बेनिफिट होते हैं। पहला, मेरा कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, मेरा कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है। मतलब ऑप्टिमाइजेशन कैसे आएगा कि अगर कोई काम मुझे बार बार नहीं करना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार फंक्शन का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने क्या करा, क्या करा, एक पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया फंक्शन के टॉपिक को। जैसे मैं आपके आपके बैच में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फंक्शन के टॉपिक की, और आपके बैच को कोई पर्टिकुलर पार्ट समझ में नहीं आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता तो मैं ओपन में प्रोग्राम बना रहा हूँ, मतलब मैं सीधा डायरेक्टली आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर से डिलीवर करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट टाइम टेकिंग, मेरे को फिर 1 आवर स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने क्या करा, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया तो व्हाट वी डू कि अगर सपोज मैंने आपको बोला, आपने मुझे बोला फंक्शन में ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आई जस्ट से कि इस पार्ट का ये वाला रिकॉर्डिंग आप रिव्यू करो, गो थ्रू करो, आपको वो पार्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट कि मैंने अपना वर्क जो है वो ऑप्टिमाइज कर लिया, और मैंने जो टास्क परफॉर्म किया आज का, वो मेरा क्या हो गया? रीयूजेबिलिटी पे चला गया। आपको अगर जितनी बार प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करोगे? यू कैन रिव्यू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड उससे आप उस चीज को प्रोसेस कर लोगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट? रीयूजेबिलिटी। वैसे ही हम कोड के अंदर पार्ट परफॉर्म करेंगे कि कोड को हम इस तरीके से ब्लॉक में फिटअप करेंगे कि हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को बार बार रीयूज कर सके जब भी हमें जरूरत हो। हमें बार बार उस पर्टिकुलर पूरे प्रोग्राम को रीडिजाइन करने की जरूरत ना पड़े। तो दिस इज आवर टास्क, और उस टास्क को हम अचीव कर पाते हैं किसके थ्रू? फंक्शंस के थ्रू। ठीक है, फंक्शंस बेसिकली हर प्रोग्रामिंग के अंदर, मैं अभी सिर्फ पाइथन की बात नहीं करूंगा, मैं अभी हर प्रोग्रामिंग के लेवल पे बात करूंगा। हर प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक इनबिल्ट फंक्शन, और दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन कौन से होते हैं? जो फंक्शन पहले से उस प्रोग्रामिंग में डिजाइंड किए जा चुके हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल प्री डिफाइंड फंक्शन भी हम उसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रिंट स्टेटमेंट होता है, इनपुट स्टेटमेंट है, इंट फंक्शन है, इवैल फंक्शन है, पीओडब्ल्यू फंक्शन है। ये आपके ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, आपको रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको डेटा प्रिंट करना है तो आप क्या करते हो? प्रिंट फंक्शन यूटिलाइज कर लेते हो इन पाइथन। अदर प्रोग्रामिंग में जाओगे, एसओ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है हमारे पास, एसओपी एलन होता है जावा के अंदर, प्रिंट एलन फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन होता है जावा के अंदर, प्रिंट ऐप फंक्शन होता है आपका सी के अंदर, सी आउट होता है आपके सी प्लस प्लस के अंदर। सो दीज आर द फंक्शन जो आपके ऑलरेडी प्री डिजाइन रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनबिल्ट फंक्शंस बोलते हैं। And the second one is the most important thing is what? User defined function. यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो डेवलपर डिजाइन करता है, एंड दीज आर कस्टमाइज्ड फंक्शन जो आप कस्टमाइज करोगे। तो योर फंक्शन इज बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमने एक चीज नोटिस करी कि द फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। द फर्स्ट लेवल इज फंक्शन डिक्लेरेशन, and the second level is function definition, and the third level is function calling. Okay, फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं पहले। तो अभी मैं नीचे वाले सेल पे, जो सेल मेरा सिलेक्टेड है वो आपको ब्लैक दिखाई देगा, जो सेल सिलेक्टेड नहीं है वो आपको ग्रे फॉर्मेट में, मतलब ये वाले फॉर्मेट देखो, ग्रे फॉर्मेट में आपको शो कर रहा है। लेकिन ये वाला सेल क्या है मेरा?
सिलेक्टेड है, तो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, एक्टिव दिखाई दे रहा होगा, तो सेल पे आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक चीज देखी कि फंक्शन को बेसिकली डिफाइन कैसे करना है। पहले हम सिंटैक्स समझते हैं। सिंटैक्स में बहुत सिंपल सा है पाइथन के अंदर कि एक हमें कीवर्ड यूज करना पड़ता है, दैट कीवर्ड इज कॉल्ड व्हाट, डेफ। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इसका एब्रीवेशन बनाना चाहूँ, सॉरी एब्रीवेशन नहीं, इसका फुल फॉर्म बनाना चाहूँ, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन, बट इसको हम क्या बोलते हैं, डेफ बोलते हैं। डेफ कीवर्ड होता है, आपको हर फंक्शन के पहले क्या लगाना पड़ेगा, डेफ असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड यू नीड टू असाइन देयर व्हाट फंक्शन नेम। ठीक है, और कोई भी आपको पता है कोई भी नेम होता है, वेरिएबल का नेम हो, फंक्शन का नेम हो, आप कभी भी स्पेस नहीं दे सकते। तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो और कैमल केस यूज कर सकते हो, लाइक दिस टाइप। ठीक है, बट मैं क्या यूज करता हूँ, मैं अंडरस्कोर यूज करता हूँ। पाइथन में अंडरस्कोर पे आप हैविट डालना, रीजन बहुत सिंपल सा है कि पाइथन के अंदर बहुत सारे जो फंक्शंस प्री डिफाइंड है वो कुछ इसी तरीके से लिखे गए हैं। आगे आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हो फंक्शन टॉपिक के बाद, तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, और फंक्शन तभी कंसिडरेबल होता है जब आप ये दो ब्रैकेट अप्लाई करते हो। वैसे तो हम इसको सिंपली ब्रैकेट बोलते हैं, बट टेक्निकली वी कॉल्ड इट पैरेंथेसिस। ठीक है, ऑफिशियल नेम इनका क्या होता है, पैरेंथेसिस होता है। तो ये दोनों ब्रैकेट असाइन करने कंपलसरी होते हैं। और पाइथन में जब भी आप ब्लॉक बनाते हो, तो ब्लॉक में आप देखोगे हर ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट, कॉलन। आपको कॉलन असाइन करना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन, जब आप कोई फंक्शन बनाते हो, मैंने यहाँ पे एक एडिशन नाम का फंक्शन बनाया है, मतलब ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, क्योंकि मैं एडिशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो मैंने ऐड नाम दिया, उसके आगे पैरेंथेसिस लगाए और कॉलन असाइन कर दिया, दैट इज सिंपल टास्क। और मैं उसके नीचे 3 डॉट लगाए, एंड दिस 3 डॉट इज बेसिकली स्टैंड फॉर व्हाट, पास। तो पास क्या करता है कि मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, मैं इसमें से उसको हटा देता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक को खाली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ब्लैंक एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ये मुझे क्या बोलेगा, इनकम्प्लीट इनपुट। तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को पास करने के लिए वी आर यूजिंग 3 डॉट, और अदरवाइज यू कैन अप्लाई व्हाट, पास। आप स्टेटमेंट लिख सकते हो पास, आप इसको एग्जीक्यूट करो, आपको एरर नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। हाउ कैन वी से दैट दिस इज एन डिक्लेरेशन, जस्ट ओनली वन थिंग कि भाई आपने इसके अंदर कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया है, एंड यू आर जस्ट डिक्लेयरिंग कि मैं एक ऐड नाम का फंक्शन बना रहा हूँ। और डिक्लेरेशन कैसे कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, बट कोई आउटपुट आपको नहीं देगा, ना ही कोई एरर जनरेट करेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाट, फंक्शन डिक्लेरेशन। वैसे हमें पाइथन में फंक्शन डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हमारा जो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पार्ट रहेगा वो फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग को लेके रहेगा, क्योंकि हमें बेसिकली फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन ही यूज करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन इज व्हाट, कि जब आप किसी भी फंक्शन के ब्लॉक के अंदर, अभी आपने ब्लॉक बनाया, डेफ ऐड नाम का पैरेंथेसिस के अंदर आपने एक ब्लॉक जनरेट किया हुआ है। जब आप किसी फंक्शन के ब्लॉक के अंदर कोई टास्क परफॉर्म करते हो, टास्क का मतलब हो गया कोई प्रोग्राम आप डिजाइन कर रहे हो, कोई प्रोसेस आप डिजाइन कर रहे हो कि वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, पैरेंथेसिस लिखा, ब्लॉक स्टार्ट किया। नाउ मेरे ये दोनों जो स्टेटमेंट है, वो दोनों स्टेटमेंट ये बता रहे हैं कि ए और बी दो वेरिएबल लिए, उनके अंदर मैंने 2 और 3 मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है। तो ये अभी तो मैंने मैनुअली फोर्सफुली मैंने इनपुट दे रखा है, एंड देन उसके बाद वी आर प्रिंट दी पर्टिकुलर रिजल्ट। रिजल्ट इज व्हाट, कि जो ए और बी की वैल्यू आएगी, उन दोनों को मैंने प्लस ऑपरेटर से क्या करना चाहा, सम करना चाहा। तो दिस इज माय रिजल्ट। तो ये हो गया आपका क्या, टास्क, कि आप दो नंबर का एडिशन का एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, सो अब पॉइंट आता है कि आपने फंक्शन डेफिनेशन तो डिजाइन कर दिया। अब फंक्शन डेफिनेशन आपने डिजाइन किया, नाउ यू नीड टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, एग्जीक्यूट करा तो देखो यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन नंबर आया 3,
और मैंने यहाँ पे एक चीज आइडेंटिफाई करी कि मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ बट कोई रिजल्ट नहीं आया। तो फंक्शन डेफिनेशन कभी भी कोई रिजल्ट जनरेट नहीं करती है, बस सिर्फ और सिर्फ आपका टास्क होल्ड करके रखती है। आपका एक टास्क उसने रख लिया एंड यू कैन एग्जीक्यूट इट। अब जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, कॉलिंग करना जरूरी होता है, जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तब ये टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, फंक्शन को कॉलिंग करिए। तो फंक्शन कॉलिंग इज वेरी इजी। बहुत सारी जगहों पर आप कॉलिंग अलग अलग तरीके से देखोगे, हर प्रोग्रामिंग में कॉलिंग के फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं। तो पाइथन में बहुत आसान कर दिया उसी कॉलिंग को कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ एक ऐड नाम का फंक्शन लिखा और पैरेंथेसिस लगा दिया। दिस इज व्हाट फंक्शन कॉलिंग। मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ ताकि हमारा रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए, ताकि हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके। तो मैंने 2+5 इस प्रोग्राम में किया था और मैंने उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, क्या आपने इसको अलग सेल में कॉल किया तो क्या हम इसके नीचे कॉल नहीं कर सकते? बिल्कुल आप इसके नीचे कॉल कर सकते हो, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इसके नीचे यूज कर सकते हो, नो इशू। बट अलाइनमेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैंने इसको आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, मैंने इसको कॉलिंग करता हूँ, मैंने इसको कॉल कर रखा है, मैंने एग्जीक्यूट करा, रिजल्ट यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा। और देखो मैंने इसको बाद में भी कॉल किया तो ये रिजल्ट यहाँ पे भी जनरेट कर रहा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन अब पूरे इस पर्टिकुलर पैकेज, मतलब ये क्या हो गया, पूरी ये जो शीट में आपके सामने यूज कर रहा हूँ, इसमें कहीं भी वो एग्जीक्यूटेबल रहेगा। आपको विदाउट एनी इशू आप उसको कहीं भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, एक तो कोड रीयूजेबिलिटी, ये चीज समझ में आ गई। कोड ऑप्टिमाइजेशन इज व्हाट, पहली चीज मैंने रीयूज करा उसको 5 टाइम। मैंने एक लूप बनाया आई इन रेंज 5। अब ये लूप स्टार्ट होगा डिफॉल्टली 0 से, 0 1 2 3 4 तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 तक वो जा रहा है तो ये कितना टाइम चलेगा, 0 से 4 तक 5 टाइम। तो मैंने कोड रीयूजेबिलिटी यहाँ पे दिखाई और कोड ऑप्टिमाइजेशन बताया कि मैंने कोड को दोबारा बार बार एग्जीक्यूट यूज कर रहा हूँ, बट मैंने उसको डिजाइन नहीं किया, रीडिजाइन नहीं किया, सेम ही कोड को मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया। तो दिस इज व्हाट कोड रीयूजेबिलिटी। आप उसको जितनी बार चाहो उतनी बार आप अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, नाउ ये था आपका फंक्शन, कि फंक्शन में हमारा जो पार्ट होता है ये क्या क्या चीजें होती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि फंक्शन तो हमने समझ लिया कि फंक्शन क्या होता है। अब बट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, वो पॉइंट ये है कि हमारे पास सिर्फ फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन टॉपिक खत्म हो जाता है, बट फंक्शन में बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट। इतने से पार्ट से काम नहीं चलता, फंक्शन में पार्ट्स बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट वन इज पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स में कैसे काम करते हैं, तो नाउ यू कैन सी, मैंने एक डेफ नाम का फंक्शन बनाया। ठीक है, उसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल पास करे, पैरेंथेसिस के अंदर पास की गए वेरिएबल, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन करके, वैल्यू ऑफ ए इज ए एंड वैल्यू ऑफ बी इज बी। तो मतलब ए और बी को जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। दैट इज सिंपल। अब ये तो आपने फंक्शन बना दिया, अब इस फंक्शन को आप कॉल भी करोगे। तो मैंने यहाँ पे कॉल किया, तो हम कॉल इसको खाली नहीं कर सकते। ठीक है, आगे मैं इसके पूरे पैटर्न्स आपको सब सारे पैटर्न्स बता दूंगा कि कैसे कैसे आप उसको कॉल कर सकते हो, कैसे कैसे आप इसको कॉल नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको वेरिएबल्स में बताए थे कि कितने टाइप तरीके से आप वेरिएबल को कॉल, मतलब वेरिएबल डिजाइन कर सकते हो। तो मैंने ऐड फंक्शन बनाया, ऐड फंक्शन के अंदर मैंने एक वैल्यू पास करी 4 एंड 6। व्हाट इज दिस, 4 एंड 6 इज व्हाट, 4 एंड 6 इज द आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर्स क्या होता है, जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हो तो फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो,
उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, जब हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे उन पैरामीटर के लिए कोई वैल्यू पास करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट वैल्यू पास की गई हो, चाहे वो इनपुट लेके किसी वेरिएबल में इनपुट लेके वेरिएबल के थ्रू पास की गई हो, उस पर्टिकुलर वैल्यू या उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कॉलिंग के टाइम पे फंक्शन या पैरेंथेसिस के अंदर पास किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट्स। ओके, वैसे मैंने स्टेटमेंट उसके आगे लिख रखा है जो आपको थोड़ा सा इजी गोइंग कर देगा। अब मैं इसमें वैल्यू चेंज कर देता हूं। वैल्यू चेंज करने से आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली रिजल्ट क्या आ रहा है। 2 and 8 मेरा रिजल्ट आ रहा है। ओके, अब मैं आगे चलता हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हम क्या यूजर इनपुट से पास कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने यहाँ पे क्या पास किया हुआ है, एक्स एंड वाई पास किया हुआ है। ठीक है, दो वैल्यू मैंने इनपुट ली, कोई भी वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ, आई एम नॉट कंसर्निंग अबाउट दी कि इंटीजर वैल्यू लेनी है या फ्लोट वैल्यू लेनी है, आप कुछ भी ले सकते हो। अभी तो मैं रैंडमली कोई भी वैल्यू पास करूँ, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने वैल्यू पास करी 5 और यहाँ पे वैल्यू पास करी 2। तो x के पास 5 गया और y के पास क्या गया, 2। तो x की वैल्यू a को असाइन हो, जिस पैरामीटर जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे पास करोगे उसी सीक्वेंस में वैल्यू असाइनमेंट होता है। तो x पहले पास किया गया तो a के पास वैल्यू कौन सी जाएगी, 5, और y बाद में पास किया गया तो b के पास वैल्यू कौन सी जाएगी, 2। तो यहां से रिजल्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली हमारा वैल्यू क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे अलग अलग आ रही है, ये x की वैल्यू थी, ये आपकी y की वैल्यू थी। दिस इज क्लियर? ये बहुत इजी सा टास्क था, इसमें कोई फॉर्मेट्स नहीं थे। अब मैं यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा ये भी वही चीज है, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसका कोई यूजेस नहीं आएगा। ओके, अब यहां से चीजें मैं अपने एंड पे लूंगा। अब ये चीज थी जो हम लोग पहले प्रोसेस कर चुके हैं, यहां तक कोई डाउट? अब पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स में हम लोग एक चीज देखते हैं कि किस तरीके से हम वैल्यू इनपुट लेते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया टैप, क्वेश्चंस क्या क्या उठेंगे वो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। मैंने एक ए एंड बी दो वैल्यू पास करी। ओके, और मैं इसी स्टेटमेंट को मैं नीचे लिख दूंगा ताकि हम लोग उसको वैल्यू को वेरीफाई कर सके। अब मेरे से बोला गया कि आप फन फंक्शन को कॉल करो और एक वैल्यू पास करो। कितनी वैल्यू पास करो, एक। लेकिन अभी आप ऊपर देखोगे पैरामीटर्स कितने हमारे पास, दो पैरामीटर्स है। तो इस केस में जब आप एक वैल्यू पास करते हो, ऊपर दो पैरामीटर्स होते हैं, तो वो आपको एरर क्या देता है, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन एरर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब मार्केट में काम कर रहे होगे या आप जब भी प्रोग्राम बना रहे होगे, तो आपको इस टाइप की एरर्स आपको देखने को मिलेगी, और ये एरर्स बहुत ज्यादा फ्लो करती है। तो इसमें आपको एरर आएगा टाइप एरर, एंड उसमें एक स्टेटमेंट लिखो, मिसिंग वन आर्गुमेंट पोजिशनल आर्गुमेंट बी। ओके, वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बी। तो आपने ए के लिए तो वैल्यू दे दी, उसने ली है ए के लिए वैल्यू, ऐसा नहीं है उसने वैल्यू नहीं ली, वैल्यू ली, लेकिन उसने बोला कि भाई बी के लिए आपने वैल्यू इनपुट नहीं दिया है। दिस इज अ पॉइंट। आप इस तरीके से लिखोगे तो एरर आएगी। दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा कि भाई अगर आपने a इक्वल टू 23 दे रखा है, ठीक है, और मैं इसको खाली छोड़ देता हूं, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हम एक सिंगल वैल्यू लेके काम कर रहे हैं, तो इस वाले पार्ट को हम हटा देते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये यहां पर एरर देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल, ये यहां पर कोई एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे जो ए पास कर रखा है उसको आपने ऑलरेडी वैल्यू असाइन कर दी है। जब अगर वैल्यू ऑलरेडी असाइन हो चुकी है तब वो एरर थ्रो नहीं करता, एक ही वैल्यू को क्या दे देगा, 23 दे देगा। अब मैंने फिर से डेफ लिखा और मैंने फन लिखा और मैंने यहाँ पे a इक्वल टू 30 लिख दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसको ही प्रिंट कर देते हैं, ये जो है स्टेटमेंट उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। हम कॉलन करेंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे। देन उसके बाद मैंने फन में यहाँ पर वैल्यू पास कर दी 25। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि इस a की वैल्यू क्या होगी।
तो पहली चीज, इसका लोकल वेरिएबल कौन सा है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज रन होगी, a इक्वल टू 30, मतलब अभी a की वैल्यू, फर्स्टली आपकी a की वैल्यू क्या होगी, 30 होगी। देन उसके बाद जब हमारा फंक्शन कॉल होगा तो इस पर वैल्यू कौन सी आएगी, 25 आएगी। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनल। तो हम इसको रन करते हैं, फाइनल वैल्यू कौन सी आई, 25। तो पहले जब फंक्शन रन हुआ तो a की वैल्यू 30 हुई, लेकिन जब आपने नीचे से वैल्यू अगर पास कर रखी है तो जो a इक्वल टू 30 लिखा हुआ है उस पर वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। नाउ योर वैल्यू इज व्हाट, 25। ओके, सो दिस इज अ पोर्शन जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, कि अगर हम यहां पर देखें तो हमने यहाँ पे लिखा है डेफ फन, और यहाँ पे मैंने वैल्यू पास करी। वैल्यू क्या पास करी, कोई भी वैल्यू अगर आप देखो, मैंने ए पास किया, ठीक है, एंड कॉलन एंटर, प्रिंट स्टेटमेंट दिया और इसमें लिख दिया मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज कॉलन कॉमा ए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, फन लिया, फन ब्रैकेट लगाया, कॉलिंग कर रहा हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे भी एक वेरिएबल ले लिया a इक्वल टू 23। अब मैंने यहाँ पे a पास कर दिया। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है कि ऊपर भी आपने a दिया है स्मॉल a, और कॉलिंग के टाइम पे भी आपने स्मॉल a पास कर दिया। तो इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दी प्रोग्रामिंग कि भाई कौन सा a क्या जा रहा है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वाला जो a है दिस इज एन लोकल वेरिएबल। ये वाला a जो है वो क्या है, आपका लोकल वेरिएबल है, मतलब ये आपका किसका वेरिएबल है, फंक्शन का वेरिएबल है। आप इसको फंक्शन वेरिएबल भी बोल सकते हो, फंक्शन के पैरेंथेसिस में पास किया गया वेरिएबल, उसका फंक्शन वेरिएबल भी बोल सकते हो, बट वी कॉल्ड इट लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल ज्यादा अच्छा साउंड करेगा, ठीक है, क्लियर। अब हमारा पोर्शन आता है नेक्स्ट, कि अब इस ए का क्या मतलब है, ये ए आपका नया ए है, इसमें चीजें अलग हैं, मतलब इस ए का ऊपर वाले ए से कोई रिलेशन नहीं है जो फन के अंदर पास किया है। तो ये दोनों ए अलग अलग है, ये वाला ए और ये वाला ए। तो अब आपका क्या हो गया, ए यहाँ पे पास किया तो इस ए के पास वैल्यू कौन सी जाएगी, 23, ठीक है। अब हमने इसको रन करा, देखो 23 आउटपुट आ रहा है। ये एक छोटे से पार्ट थे कि पैरामीटर्स में हम किस तरीके से इन सारी चीजों को प्रोसेस करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई, कोई डाउट है किसी का, यस, अभी आपका कोई क्वेश्चन, नो सर। ओके, किसी का भी कोई विशाल, डाउट, हाँ जी राजेश। ये जो हमारा 14 की बात कर रहा हूँ मैं, हम्म, इसमें जो डेफ फन ए इज इक्वल टू, अगर हम कुछ भी रेंडमली अपार्ट फ्रॉम 23 मतलब कुछ भी लिखते हैं यहाँ पर, तो वो लोकल वेरिएबल होगा। तो ये लोकल वेरिएबल से बाहर हमने जो वैल्यू ए इज इक्वल टू 23 डाली है, तो अगर यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट होगी या ये वाली होगी? ओके, ये ग्लोबल हो गया। तो आप बोल रहे हो कि a इक्वल टू 23 है और ये ऊपर हम्म, वाला वैल्यू आपका a है, राइट। हाँ हाँ, अब ए यहाँ पे इक्वल, मैं a पास कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो इनपुट होगा ना वही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। इसमें यस, मतलब ऑलवेज यही रहेगा ना, मतलब इसमें कुछ भी वैल्यू रेंडमली ए इज इक्वल टू हम कुछ भी डाल बिल्कुल। देंगे तो वो अगर नहीं आप होगा। ऐसे करोगे ना 34 भी, तो अभी आपका कोई हम्म चेंजेस नहीं आएगा, वो प्रोसेस यही वाला है। ऊपर जो मैंने अभी प्रोसेस समझाया ना 25, मैंने हम्म वहां पर हम्म वैल्यू डाला था, बट यहाँ पे मैंने हम्म, थोड़ा सा उल्टा डाला उसको। मैंने उसको ऐसे डाला है कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करके डाला। दिस इज द डिफरेंस इन दिस, ओके। उसमें ठीक कोई है चेंजेस नहीं आएंगे, प्रोसेस सेम है और फंक्शनलिटी सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे, क्लियर। ठीक है ठीक है। नाउ यहां तक चीजें क्लियर होगी ना। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉल बाय वैल्यू। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पासिंग बाय वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू और पासिंग बाय वैल्यू भी बोलते हैं। अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको जब आप डेटा स्ट्रक्चर स्टडी करोगे ना तब आपको ये चीज देखने को मिलेगा अक्सर, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है,
और हालांकि मैं आपको बताऊं तो कॉल बाय वैल्यू में आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, बट यहाँ पे हमारे पास दो टास्क आ जाते हैं, पहला कॉल बाय वैल्यू और दूसरा आता है कॉल रेफरेंस बाय वैल्यू। सॉरी, मैंने उसको स्टेटमेंट गलत किया, कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो रहा था, और इसको हम पासिंग बाय रेफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, प्रोसेस समझना एंड दिस इज एन, आज के लिए मैं इन दोनों टॉपिक को लास्ट रखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा घूमोगे पूरा का पूरा। तो अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन करूंगा, मैंने एक टैप फन नाम का प्रोग्राम बनाया, प्रोसेस समझते हुए चलना ताकि आपको चीजें क्लियर हो। मैंने यहाँ पर एक एन वैल्यू ली, ठीक है, अब मैंने कॉलन लगाया और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट स्टेटमेंट और यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ एन इज, तो वैल्यू ऑफ एन इज व्हाट। अब हम देखेंगे वैल्यू की एन की वैल्यू क्या है। अभी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, पहले स्टेटमेंट समझना और जो स्टेप मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ वो स्टेप अपने दिमाग में बिठाते हुए चलना। अब मैंने बोला एन का, मैंने एक बाहर एक एन लिया है, ये फन का एन नहीं है, ये बाहर वाला एन है, तो हमने इसमें एक वैल्यू ली 1234, ठीक है, 1234। अब मैंने बोला, मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया, मैंने एक चीज चेक करी कि वैल्यू ऑफ इज, यहाँ पे भी मैंने वैल्यू ऑफ एन इज दिया। मैं स्टेटमेंट थोड़ा सा ऊपर वाले का चेंज करूंगा, एन का वैल्यू क्या है, मैं ऊपर आता हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एन, ठीक है, क्लियर। अब आपको समझ में आ जाएगा जब स्टेटमेंट प्रिंट होके ये वाला वैल्यू किसका है, फंक्शन के एन का है, और ये वाला वैल्यू किसका है, ये वाले एन का है, ठीक है। अब इस एन का वैल्यू कितना होना चाहिए, बेसिकली 1234, ठीक है। अब मैंने बोला, मैंने फन फंक्शन कॉल किया और मैंने एन को पास कर दिया, मैंने फन फंक्शन कॉल किया और एन को पास कर दिया। कौन सा वाला एन पास करा है, ये वाला एन पास किया है। तो इस फन के पास से कौन सी वैल्यू ऊपर जाएगी, 1234, 1234 किसको असाइन होगा, इस वाली वैल्यू को असाइन होगा। तो मतलब इस वाले एन को क्या असाइन हुआ है, 1234, ओके। तो मतलब यहां पर अगर मैं वैल्यू चेक करता हूं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एन इज, तो यहाँ पे एन के फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1234। यहां तक कोई डाउट है, हाँ जी बताओ, यहां तक कोई डाउट है, नहीं विशाल। डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब मेरा पॉइंट आया कि सपोज अब मैं किसके अंदर हूं, फंक्शन के अंदर हूं, ध्यान रखना मेरा कर्सर किसके अंदर है, फंक्शन के अंदर है। मैंने n इक्वल टू 7890 कर दिया, तो मैंने कौन से वाले n की वैल्यू चेंज करी है ये बताओ मुझे, फंक्शन के अंदर वाले, जहाँ पे फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है ना, ठीक है। है। तो मतलब इस n की वैल्यू चेंज हुई ना, पहले वन हम्म टू थ्री फोर थी, अभी भी 1234 थी। अगर मैं हम्म इसकी वैल्यू को प्रिंट कराऊं, यहां पर हम वैल्यू को प्रिंट करें, वैल्यू ऑफ हम्म फंक्शन आफ्टर असाइनमेंट, असाइनमेंट किया है ना वैल्यू का, न्यू असाइनमेंट का, और हम्म मैं लिख दो ना वैल्यू ऑफ फंक्शन एन बिफोर असाइनमेंट, ठीक है। अब ये हमारे एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 7890, हम्म ओके। अब हम्म ये वाली वैल्यू कौन सी है, बिफोर फंक्शन कॉलिंग, हम्म वैल्यू ऑफ एन इज, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट और एड ऑन कर देता हूँ जिसको आपको इजी हो जाएगा, बिफोर फंक्शन कॉलिंग, बोले। ठीक है। एन की वैल्यू इधर इतनी थी, अभी मैंने एन की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दी
और यहाँ पे भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एन की फंक्शन के एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7890। यहाँ तक चीज क्लियर। अब मैं यहाँ पे एक चीज चेक कर रहा हूँ। आपने कॉल बाय वैल्यू में क्या बोलते हैं? कॉल बाय वैल्यू ये बोलता है कि जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, वैल्यू जाएगी ऊपर। ये होता है कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जब हम कॉल बाय वैल्यू करेंगे दोनों वेरिएबल का नाम सेम है, क्लियर? तो हम एन के फंक्शन के एन में अगर मैं कोई चेंजेस करता हूं तो क्या उसका इफेक्ट इस पे आना चाहिए? ये फंक्शन के एन में अगर मैं कोई चेंजेस करूंगा तो जो आउटसाइड ऑफ द एन है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 है उसमें कोई चेंजेस आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको चला के देखेंगे। हमने वो हमारा थ्योरी जो कॉल बाय वैल्यू का थ्योरी है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आफ्टर फंक्शन बिफोर फंक्शन जो आउटसाइड जो है वो एज इट इज रहेगा। मैंने प्रोग्राम उसी प्रोसेस में बनाया है जो मैंने थ्योरी बोली, उसी थ्योरी को हैंड्स प्रूव्ड कर रहा हूँ। मैंने रन करा तो मैंने बिफोर फंक्शन कॉलिंग मतलब सबसे पहले ये वाला प्रिंट चलेगा क्योंकि तो बाहर यही है। तो बिफोर फंक्शन कॉलिंग एन की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4। फंक्शन कॉल कर दिया, फंक्शन कॉल कर दिया तो ये वाला पार्ट चलेगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन बिफोर असाइनमेंट एन इज कितना है, असाइनमेंट नहीं किया है अभी तो वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 है। फिर आपने असाइनमेंट किया, असाइनमेंट कितना करा 7890। तो 7890 कर दिया, फिर आपने वैल्यू प्रिंट कराई तो फिर आपने चेक करा वैल्यू ऑफ फंक्शन आफ्टर असाइनमेंट एन इज व्हाट 7890। क्लियर? अब ये प्रोसेस खत्म हो गया। हमें क्या चेक करना था कि भाई फंक्शन कॉलिंग खत्म हो गया, फंक्शन में हमने चेंजेस करे तो क्या आफ्टर फंक्शन कॉलिंग इसमें कोई चेंजेस आते हैं? तो हमने उसको भी प्रिंट करा के देखा कि आफ्टर फंक्शन कॉलिंग एन की वैल्यू क्या है। तो एन की वैल्यू स्टिल 1 2 3 4 है। तो कॉल बाय वैल्यू जब आप यूज कर रहे हो तो उसमें बोला यह जाता है कि अगर आप कॉल बाय वैल्यू के थ्रू काम कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो आप फंक्शन में एन की वैल्यू यानी फंक्शन के वेरिएबल की वैल्यू में कुछ भी चेंजेस करोगे तो उसका इफेक्ट आपकी ओरिजिनल वैल्यू मतलब जहां से वैल्यू आ रही है उस पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? क्लियर? तो नाउ अब हम समझते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। फिर रेफरेंस का मतलब क्या है, को एग्जीक्यूट करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस क्या बोलते हैं? पहले तो कॉल बाय रेफरेंस से पहले मैं आपको एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे बताना चाहूंगा। आपको एक चीज समझनी है कि मेरे पास एक क्या होता है, एक वो है क्या बोलते हैं लिस्ट है। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, बेसिकली डेटा टाइप इसमें बहुत सारे होते हैं पाइथन के अंदर। तो लिस्ट एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा रेफरल होता है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई, ये लिस्ट समझ लो। लिस्ट क्या करता है कि कोई भी सिमिलर टाइप हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोरेज लेता है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे सिमिलर टाइप डेटा दे दिया 2 3 4 5। हमें सिर्फ वैल्यू चेक करनी है, रेफरेंस समझना है। तो ये एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, रेफरेंस डेटा होता है, ठीक है। और लिस्ट को हम स्टोर करते हैं किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। मैं इसको यूटिलाइज करूंगा तो मैंने डेफ यूज किया और फन बनाया, ठीक है। मैंने एलटी दिया, यहाँ पे भी फंक्शन एलटी दिया, इसको मैं यूज करने वाला हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर और मैं कॉलन करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो इसको भी मैं पेस्ट करके रख लेता हूँ क्योंकि मेरे को बार बार उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा वैल्यूज को। वैल्यूज को कॉपी कर लेते हैं। अब हमने जैसा ऊपर लिखा था वही सारा सिस्टम हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट बिफोर चेंज इन लिस्ट वैल्यू ऑफ लिस्ट वैल्यू ऑफ एलटी इज, ठीक है। ये मैंने दिया कॉमा एलटी। तो क्या होना चाहिए एलटी की वैल्यू, जो नीचे थी वही, यही हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैं इधर आता हूं,
स्टेप देखना, मैं जब भी काम करूंगा प्रोग्राम के अंदर आप हमेशा एक चीज चेक करना, ये मैंने भी अपने सीनियर से सीखी है कि स्टेप बाय सोच के चलो प्रोग्राम को। कभी भी आप मल्टीपल चीजें पकड़ते हुए चलोगे प्रोग्राम में, कभी सॉल्यूशन नहीं आएगा। हमेशा स्टेप बनाते हुए चलो। तो मैंने यहाँ पे एलटी लिया, मैंने बहुत सिंपल सा बोला, बिफोर फंक्शन कॉलिंग वैल्यू ऑफ lt इज कॉलन डबल कोट्स lt। ठीक है, तो क्या होगा, सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन में भी हमने lt पास किया। फिर हमने बोला कि लिस्ट में कोई चेंजेस आएंगे, नहीं भाई अभी हमने कोई चेंजेस किया ही नहीं है, तो इस lt के पास क्या असाइंड होगा, सेम चीज असाइंड होगी, सेम वैल्यू असाइंड हुई, तो प्रिंट भी सेम होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल जैसा हमारा कॉल बाय वैल्यू में चल रहा था वैसे ही चल रहा था। अब लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है, ये 0 इंडेक्स पे होता है, ये 1 इंडेक्स पे होता है, ये 2, ये 3। तो हमने क्या बोला, हमने बोला lt स्क्वायर ब्रैकेट 0, ये तरीका होता है इसमें इंडेक्सिंग को पिकअप करने का। तो अभी आप लोग इस पे ध्यान मत देना कि लिस्ट में कैसे काम हो रहा है, बस आप ये समझो कि 0 इंडेक्स पे आपका 2 है। अभी आपको हमारी बात मान के चलनी है, मेरी बात मान के चलनी है, ठीक है। इंडेक्स क्या है, 2 जो है वो किस पे है, 0 इंडेक्स पे। तो मैंने बोला कि 0 इंडेक्स पे जो 2 है उसकी जगह 56 असाइन कर दो। तो मैंने 2 को हटाया, क्या लगा दिया, 56 लगा दिया। तो मैंने फिर प्रिंट करा, प्रिंट करा के मैंने बोला आफ्टर, ठीक है, आफ्टर असाइन, आफ्टर चेंज इन लिस्ट वैल्यू ऑफ lt इज, क्या होनी चाहिए, एनी आइडिया क्या होना चाहिए, हैशटैग दिस वन। इस 2 की जगह क्या साइंड होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, 56। बट मैंने क्या बोला, ये ऑब्जेक्ट है, ये कैसा वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है। तो जब हम यहाँ पे यहाँ पे जो पास करते हैं, ये वैल्यू पास नहीं हो रही, ये क्या पास हो रही है, रेफरेंस पास हो रहा है, रेफरेंस के फॉर्मेट में हम जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और हमने बहुत सिंपली यहाँ पे लिख दिया आफ्टर फंक्शन कॉलिंग वैल्यू ऑफ lt इज कॉलन, ये हमने हटाया, lt को प्रिंट करा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर डेटा मेरा रेफरेंस्ड है, तो अगर मैंने रेफरेंस मतलब ऊपर जो डेटा दिया था उसमें अगर कोई चेंजेस करे तो उसका इफेक्ट मेरे रेफरेंस्ड डेटा पे भी आता है, मेरा ओरिजिनल डेटा भी इफेक्ट करेगा। क्लियर, कोई डाउट, चला के देखो, देखो आफ्टर फंक्शन कॉलिंग आपको चेंजेस दिखाई देंगे। हाँ जी, वो इनसाइड द फंक्शन हमने डिक्लेयर किया ना, जहाँ पे हमारा फंक्शन के अंदर था वो, कौन तो सा, ये फंक्शन कॉलिंग में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जो कॉल भाई आप बता रहे हो ना कि पास किया हमने हाँ नीचे। एक मिनट रुकना, अब बताऊंगा, लाइन नंबर बताओ, लाइन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ मैं। लाइन नंबर 10 की। हाँ तो जी। लाइन नंबर 10 में मैंने सिर्फ प्रिंट कराया lt को, ठीक है। हम्म, अब मेरा पोर्शन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि lt मेरा क्या है, रेफरेंस डेटा है, ठीक है। तो अगर मैंने जो lt पास किया है तो बेसिकली हुआ क्या, वेरी वैल्यू नहीं गई इसके पास, जो ऊपर फंक्शन है ना, ऊपर वाले में क्या हो रहा था, वैल्यू जा रही थी, राइट। अब हम्म, इसमें वैल्यू नहीं गई, इसमें lt गया है खुद, यहाँ पे वैल्यू नहीं गई, यहाँ पे कौन गया है, lt खुद गया। तो अगर lt में कोई भी चेंजेस आएंगे तो मेरा जो ओरिजिनल lt है ना, यही गया था, इसमें सारे चेंजेस आएंगे, मतलब एड्रेस पास होते हैं बेसिकली। अगर मैं टेक्निकली और डीप टाइप जाऊंगा तो इसके अंदर क्या पास होता है, एड्रेस पास होता है। तो पॉइंट क्या तो होगा कि वैल्यू चेंजेस आएंगे इसमें। ओके ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करना विषय। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर जो कॉल बाय वैल्यू वाला था ना जो ऊपर,
तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली n की वैल्यू दे रखी थी, तो यस वो हमारा जो एक तरह से मतलब लिस्ट, अगर हम लिस्ट को फंक्शन के अंदर डिफाइन करते या कुछ भी ऐसे नंबर करते हैं नम करके या कुछ सामने नंबर लिखते, तो वो अगर होता तो उस केस में नीचे प्रिंट में आफ्टर फंक्शन कॉलिंग में दिखाई देगा वो, उसमें जैसे कॉल बाय वैल्यू में भी, राइट? बिल्कुल करेक्ट। ओके, ठीक तब वो है। कॉल बाय वैल्यू नहीं होगा, तब वो कॉल बाय रेफरेंस होगा, अगर आपने लिस्ट यूज करी या टपल यूज करी, हाँ, ठीक लिस्ट यूज किया है या नंबर नम यूज कर लिया, राइट? हाँ नहीं नहीं, नम तो इज काइंड ऑफ वेरिएबल, मैं बोल रहा हूँ लिस्ट, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ये लिस्ट एक कॉन्सेप्ट है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। आप अगर डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो पाइथन के अंदर और फंक्शन के साथ में इस तरीके से, तो वो रेफरेंस में ही चलेगा, वो वैल्यू फॉर्मेट पे काम नहीं करता कभी भी, ठीक है। और वैल्यू क्या होती है, इज देन एनी सिंगल डेटा दैट इज कॉल्ड एन वैल्यू। और जब आप लिस्ट को यूज करते हो तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जा रहा होता है, मतलब एड्रेसेस जा रहे होते हैं। तो ऊपर तो आपका एन का वैल्यू गया तो आपने एड्रेस तो नहीं बताया ना उसको, राइट। राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका एड्रेस पता चल रहा है, आपका क्या जा रहा है, एड्रेस जा रहा है। एड्रेस जा रहा है तो क्या हो रहा है, आपके वैल्यू पे कुछ भी चेंजेस आएंगे तो आपका फंक्शन आउटपुट चेंज होगा। आफ्टर फंक्शन कॉलिंग आपका आउटपुट, मतलब आपका जो ओरिजिनल वैल्यू वेरिएबल है उसमें चेंजेस आएंगे ही आएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक जनरल एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, हमें भी ऐसे कुछ समझाया गया था कभी। कॉल बाय वैल्यू इज व्हाट, कि आपने किसी जगह से कोई पैसे लिए आपने किसी पर्सन से, ठीक है, और आपने उसको क्या दिया, वैल्यू दे दी, आपने पैसे ले लिया एंड आपने एड्रेस नहीं बताया उसको, और आप गायब हो गए, तो क्या वो आपको पकड़ सकता है? नहीं। आपकी नहीं वैल्यू पकड़ को सकते। कितने जाएंगे? नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। मतलब इन द सेंस आपने कैश अमाउंट लिया मेरे से और कैश अमाउंट का कोई प्रूफ नहीं है। अब आपने मुझे ऑनलाइन पेमेंट दिया, ऑनलाइन इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एन रेफरेंस आईडी। आप ऑनलाइन जब भी पेमेंट करते हो देयर इज एन ट्रांजैक्शन आईडी, राइट। सो योर ट्रांजैक्शन आईडी इज व्हाट, योर रेफरेंस डेटा, रेफरेंस, राइट। ओके, दैट इज कॉल्ड एन लिस्ट। इफ देयर इज एनी ग्लिच इन ट्रांजैक्शन, आप क्या रेफर करोगे, ट्रांजैक्शन आईडी रेफर करोगे, यार मेरे पास ट्रांजैक्शन आईडी है, मेरा फंक्शन अगर कॉल हुआ है तो मेरे ट्रांजैक्शन आईडी में भी चेंजेस आएंगे, राइट। सो ये होता है आपका क्या, कॉल बाय रेफरेंस बेसिकली। और ऊपर वाला क्या होता है आपका, कॉल बाय वैल्यू। अगर आप कैश में डील कर रहे हो तो देयर इज नो लीगल फॉर्मेट, उसमें आपका कोई भी फॉर्मेट नहीं है, समझ में आया। अगर आप कोई रेफरेंस दे रहे हो, आप बोलते हो ना कि पैसा ले रहे हो तो आप मुझसे चेक ले लो या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ले लो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में वी आर स्टक कि यहाँ पे एक रेफरेंस है, अगर इधर वाले में कुछ दिक्कत आया तो इधर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा ही आएगा ओरिजिनल डेटा पे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। यस। अब मुझे बताओ कोई डाउट, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर। सर इन दोनों में मेजर कोई डिफरेंस लाइक किस पर्पस में यूज होता है? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली देखो डिफरेंस तो वही है कि वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में वैल्यू चेंज होने के चांसेस होते हैं और कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू चेंज नहीं होती, ओरिजिनल वैल्यू। तो मतलब अगर आप बेसिकली डिफरेंस पूछोगे तो व्हाट इज द डिफरेंस, अगर कोई पूछता है आपसे कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, तो वी कैन से दैट कॉल बाय वैल्यू में आपकी ओरिजिनल डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन होता है फंक्शन के अंदर, उसका इफेक्ट आपका किस पे दिखाई देगा, ओरिजिनल डेटा पे दिखाई देगा। तो जब भी आपको कोई अपडेशन वाला पार्ट परफॉर्म करना है, यू कैन गो विद द कॉल बाय रेफरेंस। अगर आपको अपडेशन नहीं चाहिए, ओरिजिनल डेटा हमारे पास नहीं होना चाहिए, यू कैन गो विद द कॉल बाय वैल्यू, ओके। एंड द सेकंड सेक्शन इज व्हाट, कि यूजेस में सबसे ज्यादा क्या आता है पाइथन वाले पोर्शन में, तो वी आर मोस्टली यूज कॉल बाय वैल्यू, बट व्हेन वी आर वर्किंग ऑन डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, सो हमारा कॉल बाय रेफरेंस वर्कआउट करता है वहां पर। तो आपका इफेक्ट रहेगा, इफ यू आर वर्किंग विद द वैल्यू यू कैन यूज व्हाट, कॉल बाय वैल्यू। इफ यू आर वर्किंग विद द डेटा स्ट्रक्चर तो आपका कॉल बाय रेफरेंस वहां पर वर्कआउट वर्किंग करेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा ओरिजिनल डेटा इफेक्ट ना हो, कोई चेंजेस अगर आते हैं तो आपको इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा। दोनों में पोर्शन अलग अलग हो जाते हैं काम करते समय। यस, एनी अदर क्वेश्चन?
नहीं है। इनके बेसिस पे 1-2 प्रोग्राम हो जाएगा ना विशाल, जब जाके ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा। तो प्रोग्राम फंक्शन, मैं आपको एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं इवन किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, उस पर प्रोग्राम्स आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, सिचुएशंस मैं आपको दे सकता हूँ, सिचुएशन जनरेट करके मैं आपको एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन आपको बता दूंगा कि यार ये सिचुएशन है, हम चाहते हैं कि इस सिचुएशन के बेसिस पे ये चीज चले। लाइक फॉर एग्जांपल वी विल वर्क ऑन द बैंकिंग पार्ट, तो मैं एक बैंकिंग का एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा कि सपोज इफ यू आर विड्रॉइंग सम अमाउंट, तो आपका इस रेफरेंस पे आपका कौन सा डेटा अपडेट होना चाहिए, आपका अकाउंट अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, इफ यू आर डिपॉजिट समथिंग, तो आपका अकाउंट अपडेट होना चाहिए। तो मतलब अकाउंट की वैल्यू किस रेफरेंस पे चलेंगी, योर फंक्शन विड्रॉ एंड डिपॉजिट फंक्शन बेस ना। तो राइट। दिस इज अ पॉइंट कि हम वहां पर एक स्ट्रक्चर जनरेट कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर का। ओके, तो उसमें मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बता दूंगा, कॉल बाय रेफरेंस में हम किस टाइप के सिनेरियोस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो वो मैं आपको छोटा सा मेरे को स्टोरी डिजाइन करना पड़ेगा, एंड देन पहले मैं आपको स्टोरी समझाऊंगा, दिस इज माई स्टोरी और मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे, तब आपको वो चीज क्लियर होगी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो विशाल। ओके, ठीक है, ये फाइल, एक मिनट,